थी कि मरीन की निवारक बमबारी के बाद विपरीत दिशा में समुद्री डाकू समूह ने भी उन पर गोलीबारी की। क्या ये समुद्री डाकू मूर्खों का समूह है? मरनी ने अपने जहाज के किनारे दिखाई देने वाले 2 गोले को अविश्वास से देखा। इस नए बने समुद्री लुटेरों के समूह को पता ही नहीं कि मरीन मुख्यालय का युद्धपोत क्या कर सकता है। वे हमारे साथ सहयोग करने को तैयार नहीं हैं। सीधी गोली चलाओ, उन्हें डुबो दो। मरनी को गुस्सा आया और उसने सीधा आदेश दिया। मरीन मुख्यालय के मानक युद्धपोत में भयानक मारक क्षमता होती है। एक साथ हमला करने वाले सभी तोपखाने तुरंत उनके जहाज पर भारी संख्या में गोले बरसाएंगे। समुद्र में तोपों को सटीकता से निशाना बनाना आमतौर पर कठिन होता था, लेकिन घने गोले के आवरण के कारण उन्हें आसानी से डुबोया जा सकता था, जो कि मरीन का सामान्य तरीका था। हालांकि जब मरनी ने निरीक्षण करने के लिए अपनी दूरबीन उठाई तो उन्होंने ऐसी स्थिति देखी कि वे अचंभित रह गए। उनके तोप के गोले, जो विरोधियों के जहाज पर लगने चाहिए थे, उन्हें लोहे की ढाल वाले एक विशालकाय व्यक्ति ने रोक दिया। यह विशालकाय रैडेन कितना लंबा है? ईशान ने न तो उसकी लंबाई नापी और न ही उसके बारे में पूछा, पर कम से कम उसे इतना तो पता था कि रायदीन अंकल कुणाल से कहीं ज्यादा लंबा है। रैडेन के हाथ में जो ढाल थी वह जहाज के नाविकों ने उसके लिए खास तौर पर बनाई थी। इसे 6 दरवाजों के तख्तों से बनाया गया था और फिर लोहे की प्लेटों से ढका गया था। हालांकि रैडेन के हाथ में होने पर यह अभी भी छोटी लग रही थी। हालांकि जब रायडेन ढाल के साथ जहाज के आगे की ओर दौड़ा तो सामने से उड़ रहे गोले लगभग पूरी तरह से उसके द्वारा ही रोक दिए गए। मरीन युद्धपोत ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं, लेकिन रायदीन ने अपनी ढाल थामे उनका सामना किया। फिर एक के बाद एक गोले उसकी ढाल से टकराकर फटने लगे। अगर कोई और होता तो ये गोले उसे उड़ा देते। हालांकि रायदीन इन धमाकों से बस थोड़ा सा कांप उठा और अपने पैरों पर थोड़ा सा जोर लगाकर वह आसानी से खड़ा हो गया। उसकी जबरदस्त ताकत ने ईशान को खूब छकाया। जाहिर है, जब तक ढाल टूटकर बिखर नहीं जाती, ईशान को रायदीन की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईशान भी रायदीन के पीछे छिपा था। उसका काम रायदीन द्वारा छोड़े गए गोलों को हटाना था, क्योंकि कुछ गोले उसके लंबे शरीर के ऊपर से उनके मस्तूलों और पालों की ओर आ रहे थे। इयान का काम था उछलकर इन गोलों को काटना। इस समय उनके पास 4 तोपें थीं। इस समय वे सभी धनुष पर थीं और रैडेन की आड़ में वे मरीन युद्धपोत पर लगातार गोलाबारी कर रहे थे। अनुमान है कि ऐसे आक्रामक साधनों के सहारे मरीन के युद्धपोत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। मरीन के जहाज अपनी मजबूती के लिए मशहूर थे। अगर उन पर गोले भी गिरते तो कोई बड़ी समस्या नहीं होती। हालांकि ईशान ने कभी नहीं सोचा था कि वह इन मरीन्स के खिलाफ तोप के गोलों से यह लड़ाई जीत पाएगा। टीएन शायद एक सिक्का। उन्हें नौसैनिक युद्धों के बारे में बहुत कम जानकारी थी तथा उनके जहाज की मारक क्षमता मरीन जितनी शक्तिशाली नहीं थी, इसलिए उन्होंने शुरू से ही साथ साथ युद्ध करने के बारे में सोचा। केबिन के नीचे ब्लबर रूम में कई नाविक अपनी पतवारें पूरी ताकत से चला रहे थे और सभी पाल खुले हुए थे। स्टीयरिंग व्हील को नियंत्रित करने वाले नाविक आने वाले गोले से बचने के लिए जहाज को टेढ़े-मेढ़े रास्तों पर चला रहे थे। लेकिन फिर भी इयान का जहाज सीधे समुद्री युद्धपोत की ओर बढ़ रहा था। भले ही यह समुद्र में मरीन से उनकी पहली मुठभेड़ थी, लेकिन इस समुद्री डाकू समूह के सभी सदस्य ड्रैगन हंटर्स बहुत कुशल थे। दरअसल जो लोग मारिजोआ में गुलाम रहे हैं, उनके ये सबसे पहली नफरत सेलेस्टियल ड्रैगन्स से थी, फिर विश्व सरकार से और तीसरी स्वाभाविक रूप से मरीन्स से। वे यह नहीं भूले कि जब वे उस नर्क से भाग रहे थे
तो मरीन्स उनका शिकार करने निकले थे और उनमें से कई जो उनका पीछा नहीं कर पाए उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। अब जब उन्हें आखिरकार मरीन्स से आमने सामने की लड़ाई का मौका मिला तो सभी ने अपनी उग्रता का परिचय दिया। पूरा समुद्री डाकू जहाज अदम्य वेग से मरीन्स की ओर दौड़ पड़ा। समुद्री गश्ती जहाज पर युद्ध की कमान संभाल रहे रियर एडमिरल मरनी स्वाभाविक रूप से इस गति को महसूस कर सकते थे। कुछ देर के लिए वे उनके आवेगपूर्ण व्यवहार से स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह समुद्री लुटेरों का समूह इतना पागल क्यों है। यह सच है कि वह सदमे में था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मरनी उनसे डरता था। यह थोड़ा आश्चर्यजनक था कि दूसरी तरफ के जहाज पर एक विशालकाय व्यक्ति था, लेकिन उसकी वजह से ही मरनी ने इसे गंभीरता से लेना शुरू किया। वे हमसे कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना चाहते हैं। सभी सैनिकों, डेक पर आ जाओ। अपनी बंदूकें तैयार करो। मरनी ने जल्दी और जोर से आदेश दिया। वह नौसैनिक युद्धों से अच्छी तरह वाकिफ थे और आमने सामने की लड़ाई आम बात थी, खासकर समुद्री डाकुओं के बीच। उन्हें इस तरह की लड़ाई सबसे ज्यादा पसंद थी, लेकिन समस्या यह थी कि नौसैनिकों की तुलना समुद्री डाकुओं से नहीं की जा सकती थी। उनके पास भारी मात्रा में आग्नेयास्त्र और उपकरण होते थे। यह कहा जा सकता है कि जहाज पर मौजूद नौसैनिक पूरी तरह से बंदूकों से लैस थे। जब तक उन्हें पता रहेगा कि समुद्री डाकू किस ओर से लड़ाई में शामिल होंगे और जब तक वे पूरी तरह से पंक्तिबद्ध होंगे, तब तक वे इन समुद्री डाकुओं को अनगिनत गोलियां मारकर भारी नुकसान पहुंचाने में सक्षम रहेंगे। और पूरा गश्ती जहाज इतना बड़ा था कि उसमें 800 से ज्यादा सैनिक पूरी तरह से भरे हुए थे। यह बड़ी संख्या नौसैनिकों के लिए फायदेमंद थी। मरनी के आदेश के साथ बड़ी संख्या में समुद्री सैनिक केबिन से बाहर निकल आए और डेक पर पंक्तिबद्ध होने लगे और समुद्री जहाज धीरे धीरे घूमने लगा, जिससे उसका दाहिना हिस्सा सामने आ गया, जिससे ईशान और अन्य लोग उस तरफ से जहाज पर चढ़ने के लिए आकर्षित हुए। ये समुद्री सैनिक अच्छी तरह प्रशिक्षित थे। सभी के हाथों में बंदूकें थीं, कुछ अग्रिम पंक्ति में दुबके हुए थे, जबकि अन्य मध्य पंक्ति में खड़े थे तथा शेष मध्य पंक्ति के बाद स्थिति संभालने की तैयारी कर रहे थे। इस समय दोनों तरफ के जहाज पास पास थे। ईशान ने एक नज़र में दूसरे जहाज पर व्यवस्था देखी और वह चौंक गया। ये सैनिक मरीन की उपाधि के योग्य थे। ऐसी व्यवस्था में अगर ईशान और उसका दल अपने युद्धपोत पर कूदने के लिए दौड़ पड़ते तो बहुत से लोग मारे जाते या गंभीर रूप से घायल हो जाते। ईयान के पूरे जहाज में, जिसमें वह भी शामिल है, अब केवल 76 लोग हैं और ईशान नहीं चाहता कि उनमें से कोई भी घायल हो। नजरें फेरते ही ईशान को इस समस्या से निपटने का रास्ता मिल गया। वह रायदीन के पास आया और उससे जोर से बोला, रायदीन, क्या तुम मुझे नीचे फेंक सकते हो? हाँ, लेकिन कप्तान, ये बहुत ज्यादा हैं। क्या तुम्हें इस बात का यकीन है? रायदीन ने सिर नीचे करके ईशान से कहा, चिंता मत करो, मैं तो बस उनकी फॉर्मेशन बिगाड़ने वाला हूं। ईशान ने अपनी शक्तिशाली तलवार निकाली और कहा, उनकी फॉर्मेशन में उथल पुथल मचाने के बाद तुम लोग मेरे साथ कूद सकते हो। वाह! रेडेन ने बाएं हाथ में ढाल पकड़ी और दायां हाथ नीचे करके ईशान को अपनी हथेली में खड़ा कर लिया। मजबूती से खड़े होने के बाद उसने उसे सामने वाले युद्धपोत की ओर फेंक दिया। उनका लक्ष्य समुद्री सैनिकों का समूह था जो पहले से ही पंक्तिबद्ध थे। मरीन्स को रेडेन की हरकतें साफ दिखाई दे रही थीं। वे अंधे नहीं थे और उसे आसानी से देख सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह किसी व्यक्ति को अपनी तरफ फेंक रहा है। आने वाला हमला, तैयार हो जाओ, मरनी जोर से चिल्लाया। हालांकि बहुत देर हो चुकी थी। ईशान हवा में था
और जब उसे यकीन हो गया कि उनकी स्थिति अभी भी वही है, तो उसने अपना शरीर आगे बढ़ाया और समुद्री युद्धपोत की दिशा में अपनी तलवार लहराई। हवा से युद्धपोत की ओर एक विशाल फ्लाइंग स्लैश दागा गया। लैंडिंग से पहले ही ईशान ने पहला हमला कर दिया। इस उड़ते हुए वार के सामने हथियारबंद सैनिकों को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे जवाब दें, इसलिए वे सब घबरा गए। सौभाग्य से मरनी ने प्रतिक्रिया दी। वह आगे बढ़ा और यान के प्रक्षेप्य की दिशा में खड़ा हो गया। साथ ही उसने अपनी तलवार निकाली और इस प्रहार का प्रतिरोध करने की कोशिश की। मरनी खुद मरीन में तलवारबाजी के उस्ताद थे। वह आसानी से वाइस एडमिरल के पद तक पहुंच सकते हैं। उनमें योग्यता और ताकत दोनों है। तलवार घुमाने के बाद यान्स फ्लाइंग स्लैश उन्हें झेलना पड़ा। इस तरह मरनी को भी इस प्रक्षेप्य की ताकत ने धक्का दिया और उसे कुछ कदम पीछे खिसका दिया। यह एक सामान्य फ्लाइंग स्लैश था, लेकिन बाद में मरनी को हैरानी हुई। प्रतिद्वंद्वी द्वारा गिराया गया व्यक्ति स्पष्ट रूप से एक शक्तिशाली सदस्य था। निश्चित रूप से जब ईशान उनके युद्धपोत पर हल्के से उतरा तो बिना एक शब्द भी कहे उसका आकार अचानक गायब हो गया। अच्छा नहीं। मरनी ने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा तो इयान का रूप मरीन सैनिकों की भीड़ में घुस गया था। उसका रूप भीड़ में इधर-उधर घूम रहा था। वे सैनिक इतने मजबूत नहीं थे कि वे जवाबी हमला कर सकें, इसलिए उनमें से कई घायल हो गए थे। इयान का निशाना ये साधारण सैनिक थे। अब जबकि दोनों पक्ष युद्ध में उलझे हुए थे, वह स्वाभाविक रूप से दया नहीं दिखा सकता था। उसे पहले अपने दल की मृत्यु से बचने के लिए कोई आसान रास्ता ढूंढना होगा, इसलिए उसके आगमन से इन सैनिकों की व्यूह रचना कायम नहीं रह पाएगी। ऐसी स्थिति में ईशान को नजदीक से गोली मारना उनके लिए असंभव था, इसलिए उन्होंने जल्दी से अपनी तलवारें निकालीं और ईशान को घेरने के लिए चल पड़े। लेकिन इन सैनिकों की तलवारबाजी और गति ईशान के बराबर कैसे हो सकती है? झंकार! एक समुद्री सैनिक ने तुरंत प्रतिक्रिया की और इयान की काट को रोकने के लिए अपनी तलवार को पार कर लिया, लेकिन उसने पाया कि ईशान ने तुरंत अपनी चाल बदल दी थी और अपनी तलवार को उसकी कमर के पार घुमा दिया था। सैनिक के पेट पर खून से सना घाव हो गया और वह डर के मारे गिर पड़ा। लेकिन ईशान ने उसकी ओर फिर से देखा तक नहीं और वह पहले ही अपने पीछे वाले व्यक्ति के पास पहुंच चुका था। तेज रफ्तार! ये उन चीजों में से एक है जो इन सैनिकों के पास नहीं है। यही हाल इन आम सैनिकों का था और साथ ही भीड़ में शामिल कई लेफ्टिनेंटों का भी। उनकी गति ईशान के साथ बिल्कुल भी नहीं चल पा रही थी, इसलिए जब ईशान ने उन्हें गिराया तो यह आम सैनिकों से निपटने से अलग नहीं था। जब ईशान ने उनमें से कई को मार गिराया तो मरनी से रहा नहीं गया। उसने सोचा था कि ये विशिष्ट बल ईशान को रोक पाएंगे, लेकिन नीचे देखने पर उसे पता चला कि ऐसा नहीं होने वाला, इसलिए उसे खुद ही उस घुसपैठिए से निपटना पड़ा। जब ईशान आंखों में डर लिए एक सैनिक को काटने ही वाला था कि अचानक उसे पीछे से तेज हवा का झोंका आता हुआ महसूस हुआ। उसने सोचा भी नहीं और तुरंत एक जोरदार झटके से पीछे मुड़ गया ताकि आने वाली हवा को रोक सके। जब इयान की तलवार मरनी की तलवार से टकराई तो एक तेज आवाज के साथ एक चमकदार चमक उत्पन्न हुई। प्रतिद्वंद्वी को आमने सामने देखते हुए मरनी ने उदास होकर कहा, मैं रियर एडमिरल मरनी हूं, आप कौन हैं? अपना नाम बताएं। इस बार ईशान ने मास्क नहीं पहना था, लेकिन इस मामले में मरनी उसे पहचान नहीं पाया। वे किसी नकाबपोश व्यक्ति या किसी विशेष योग्यता वाले व्यक्ति का पता लगा रहे थे। इसलिए जब ईशान बिना मास्क पहने भागा तो उसने अनजाने में अपनी पहचान छिपा ली। ड्रैगन हंटर्स के कप्तान ईशान। ईशान ने हल्के से मुस्कुराया और फिर अपनी कलाई पर जोरदार धक्का मारा।
यान का नाम सुनकर मरनी को याद नहीं आया कि उसने ऐसा नाम पहले कभी सुना था, लेकिन वह यह भी जानता था कि इस बारे में सोचने का यह सही समय नहीं है। ईशान द्वारा दूर फेंके जाने के बाद उसने अपनी चाल बदली और ईशान पर अपनी तलवार से जोरदार वार करने के लिए दौड़ा। ईशान ने पाया कि दूसरे पक्ष की तलवारबाजी इतनी सूक्ष्म थी कि वह उससे गंभीरता से लड़ने से खुद को नहीं रोक सका। ऐसा लगता है कि यह रियर एडमिरल डेविल फ्रूट का इस्तेमाल नहीं करता था, बल्कि लड़ने के लिए अपनी मजबूत तलवारबाजी और शारीरिक कौशल पर निर्भर करता था। इसलिए ईशान अपनी मौजूदा तलवारबाजी के स्तर की पुष्टि करना चाहता था, इसलिए उसने हमला करने के लिए किसी और तरीके का इस्तेमाल करने की योजना नहीं बनाई। डांग 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 तलवारों की लगातार टक्करों का एक सिम्फनी था। ईशान और मरनी बेहद तेज गति से लड़ रहे थे। सिर्फ 1 सेकंड में उन्होंने दर्जनों वार किए। हालांकि जितना ज्यादा वे लड़ते गए, मरनी उतना ही ज्यादा डरता गया। उसने पाया कि उसकी गति यान की गति के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही थी। जब दोनों लड़ रहे थे, यान का जहाज मरीन के जहाज के बहुत करीब आ गया था। बड़ी संख्या में हुक और पंजे बाहर निकलकर युद्धपोत के मस्तूल पर अटक गए। तभी समुद्री डाकू चिल्लाते हुए युद्धपोत की ओर बढ़े। अपने युद्धपोत में कूदने के बाद ड्रैगन हंटर्स और मरीन के बीच लड़ाई आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। क्योंकि यान के हमले से मस्कटियर्स का गठन परेशान था, जब ड्रैगन हंटर समुद्री डाकू के सदस्य समुद्री युद्धपोत पर कूद गए तो उन्हें भारी प्रतिक्रिया का सामना नहीं करना पड़ा। कभी कभी कई समुद्री सैनिकों ने इन समुद्री डाकुओं को गोली मारने का प्रयास किया, लेकिन वे इतनी गड़बड़ी में थे जिससे वे पहले की तरह एक बड़ा खतरा पैदा करने में असमर्थ थे। इसके विपरीत युद्धपोत पर सबसे पहले कूदने वाला व्यक्ति एक मजबूत व्यक्ति था, जिसकी युद्ध क्षमता सबसे अधिक थी। जैसे ही वे डेक पर कूदे, एक लंबे पैर वाले आदमी ने अपना दाहिना पैर घुमाया और सामने खड़े एक मरीन के चेहरे पर लात मारी। धमाक! इस सिपाही का पूरा शरीर हवा में घूमता हुआ उड़ गया। इस जोरदार लात से सिपाही 7-8 मीटर दूर उड़ गया, रास्ते में कई लोगों को गिरा दिया और आखिर में पीछे वाले केबिन में एक बड़ा सा छेद कर दिया। गड्ढे के बाहर लटके सैनिक के पैरों को देखकर, लेकिन वह निश्चल था। लंबी टांगों वाला आदमी उदास होकर अपनी नाक पोंछने से खुद को रोक नहीं पाया और बोला, यह बकवास बंद करो, सच में हमसे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। उसके आसपास खड़े सैनिक डरे नहीं। वे अपने हथियार लेकर चिल्लाते हुए उसकी ओर दौड़े और उसे गिराने की कोशिश करने लगे। हालांकि लंबी टांगों वाली जनजाति के खिलाफ हाथापाई के हथियारों का इस्तेमाल करना एक तरह का मजाक है। आम लोगों की टांगें तो पहले से ही उनकी भुजाओं से लंबी होती हैं, इन लंबी टांगों वाले लोगों की तो बात ही छोड़िए। यदि ये सैनिक तलवारों का भी प्रयोग करें तो भी उनकी आक्रमण दूरी उन पर आक्रमण करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। साइड किक, हॉरिजॉन्टल किक, स्पिनिंग किक, लो किक, टॉमहॉक चॉप, लंबी टांगों वाली जनजाति के इस आदमी ने इन सभी तरीकों का इस्तेमाल करके हवाई प्रक्षेपास्त्र दागे और अपने सामने खड़े सभी नौसैनिकों को धूल चटा दी। कुछ ही सेकंड में उसके आसपास कोई नहीं बचा था। लंबी टांगों वाली जनजाति से उसके जैसे 3 अन्य कुशल लोग थे। ये 4 ड्रैगन शिकारी समुद्री डाकू के ठोस सदस्य थे। इस बीच जब वे इस प्रकार की मार्शल आर्ट का उपयोग कर रहे थे, तो लंबे हाथ वाले लोग अपनी मुक्केबाजी शैली से लड़ रहे थे। एक बहुत मजबूत समुद्री सैनिक अभिजात वर्ग में से एक लग रहा था, लेकिन वह एक लंबे हाथ वाले आदमी से हार रहा था। हाँ, मार! बायां मुक्का, दाया अपरकट। उसकी अति तीव्र मुक्के की गति ने कई प्रतिबिंब छोड़े, जिससे इस विशिष्ट सैनिक के शरीर के सभी अंग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। जेटो पंच! अंत में लंबे हाथों वाले योद्धा ने अपने प्रतिद्वंद्वी के पेट पर जोरदार वार किया। धमाका!
मरीन के शरीर में एक जोरदार धक्का लगा। उसके पीछे तेज हवा चल रही थी। हालांकि यह शक्तिशाली अधिकारी इस आखिरी प्रहार का विरोध नहीं कर सका और आंखें मूंदकर मुंह से खून बहता हुआ धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ा। हो गया। लंबे हाथों वाले उस आदमी ने विजयी भाव से अपनी उंगलियां चटकाईं। इस समय समुद्री युद्धपोत अचानक थोड़ा हिल गया। लंबे हाथ वाले व्यक्ति ने पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि डोरोनी ही जहाज पर कूदा था। पतवार का हिलना उसके भारी वजन के कारण था। वाह! इस युद्ध में भाग लेने का अवसर पाकर डोरोनी बहुत उत्साहित लग रहा था और जहाज पर कूदने के बाद वह ऊपर की ओर देखते हुए जोर से दहाड़ने से खुद को नहीं रोक सका। उनके पास एक भालू है। पास खड़े मरीन उसे हक्के बक्के से देखते रहे, फिर घबराकर चिल्ला उठे। डोरोनी को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। दहाड़ने के बाद उसने अपने पंजे जोर से नीचे पटके आगे बढ़ा और मरीन्स की भीड़ में भाग गया। धमाक! उनसे टकराने के बाद वहां जमा सैनिक बॉलिंग पिन की तरह उड़ने लगे। डोरोनी की सीधी मार से घायल हुए सैनिक उसके पंजों से खरोंच गए। चारों तरफ खून फैल गया और फिर वे सीधे युद्धपोत से बाहर गिरकर समुद्र में गिर गए, जबकि उसके आसपास के अन्य सैनिक उसकी दहाड़ से उड़ गए। यह विशालकाय आदमी इस समय एक बेहद क्रूर राक्षस में बदल गया है। उसने अपने विशाल भालू जैसे पंजे लहराए और आसपास के सभी लोगों को उड़ा दिया। उसके आसपास मौजूद मरीन्स को जवाब देने का कोई मौका नहीं मिला। गोली मारो! गोली मारो! इसे नीचे गिराओ! भीड़ में से एक लेफ्टिनेंट चिल्लाया। कई सैनिकों ने उसकी चिल्लाहट सुनी, जल्दी से अपनी बंदूकें निकालीं और डोरोनी पर निशाना साधा। लेकिन ठीक इसी समय एक जोरदार गर्जना हुई। जब उन्होंने इधर-उधर देखा तो एक विशाल ढाल उनकी ओर उड़ती हुई दिखाई दी, जिसे देखकर बेचारे सैनिक बुरी तरह डर गए क्योंकि वे भालू पर गोली चलाना चाहते थे। कहने की जरूरत नहीं कि यह ढाल रैडेन ने स्वाभाविक रूप से फेंकी थी। हवा में घूमती उसकी ढाल, जिसे सामूहिक विनाश का हथियार कहा जा सकता है, इकट्ठी हुई सैनिकों की भीड़ को उड़ा ले गई और रास्ते में आने वाली हर चीज को चकनाचूर कर दिया। अंततः एक जोरदार धमाके के साथ ढाल सीधे युद्धपोत के केबिन में जा घुसी और उसमें गहराई तक धंस गई। शुक्रिया, रायदीन। डोरोनी ने अपना सिर खुजलाया और उसकी ओर चिल्लाया। आपका स्वागत है। रैडेन ने दूर से ही उसे जवाब दिया। रैडेन के लिए इस तरह की आमने सामने की लड़ाई में शामिल होना आसान नहीं था। आखिरकार उसका शरीर बहुत बड़ा था। अगर वह कूद पड़ता तो पूरा युद्धपोत पलट सकता था, इसलिए वह केवल लंबी दूरी तक सहायता के लिए ही उनके जहाज पर रह सकता था। ऐसे अद्भुत अभिजात वर्ग के साथ, उनकी अद्भुत युद्ध शक्ति के साथ, नौसैनिकों के खिलाफ लड़ाई लगभग एक व्यापारी जहाज को लूटने वाले साधारण समुद्री डाकुओं के समूह की तरह महसूस हुई। जब ईशान मरनी से लड़ रहा था तो उसने इनमें से कई दृश्य देखे। वे सभी उसकी आंखों के कोने से गुजर गए और इससे वह बहुत उत्साहित महसूस कर रहा था। वास्तव में पिछले कुछ दिनों में उसे पता चला था कि रैडेन और अन्य लोग सेलेस्टियल ड्रैगन के साधारण गुलाम नहीं थे। सेलेस्टियल ड्रैगन द्वारा उन्हें खरीदने के बाद उन्होंने उनसे भारी शारीरिक श्रम नहीं करवाया, बल्कि उन्हें ग्लैडिएटर क्षेत्र में इस्तेमाल किया, जहां वे मौत तक लड़ते रहे। जी हां, रैडेन और उसका कबीला, जो ग्लैडिएटर्स की तरह रहते थे, जब वे मारिजोआ में थे तो सेलेस्टियल ड्रैगन को खुश करने के लिए हर दिन दूसरों से लड़ते थे। इस अखाड़े में जीवित बचे रहने वाले ग्लैडिएटरों की युद्ध शक्ति अद्भुत थी। उस समय ईशान ने भी इस अखाड़े को कम करके आंका था, लेकिन जब उसने सुना कि वे जिंदा रहने के लिए अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे हैं और उनमें से कुछ तो शैतानी फल खाने वालों को भी हरा सकते हैं, तो वह हैरान रह गया।
इन लड़ाकू जातियों के अलावा बाकी सभी हट्टे कट्टे और युद्ध के अनुभवी लोग थे। गुलाम बनने से पहले वे समुद्री डाकू थे। वे इस तरह की लड़ाइयों के आदी थे, न सिर्फ समुद्री डाकुओं के बीच बल्कि मरीन के खिलाफ भी। इसलिए मरीन मुख्यालय के कुलीन सैनिकों के सामने भी वे सभी सक्षम थे। ईशान ने इन लोगों की युद्ध क्षमता देखी और मरनी ने भी। जैसे ही मरीन सैनिक नीचे गिर रहे थे, मरनी ने ईशान पर अपनी तलवार जोर से मारी और चिल्लाने लगा, तुम कौन हो? इतनी लड़ाकू सेना एक नवस्थापित समुद्री डाकू समूह कैसे हो सकती है? खुद ही अंदाजा लगा लो। ईशान हल्का सा मुस्कुराया। धिक्कार है। मरनी ने गुस्से से डांटा। उसके हाथ की तलवार अचानक तेजी से पीछे हटी और फिर बहुत तेज गति से ईशान की ओर झपटी। तलवार का प्रहार। रियर एडमिरल के रूप में मरनी के पास एक छिपी हुई चाल भी थी। वह अपनी तलवार की नोक से असाधारण गति से ईशान की ओर कई प्रक्षेपास्त्र दागता था। यह तलवार प्रहार 6 शक्तियों के शिगन, रोकुशिकी और उसकी अपनी तलवार तकनीक का संयोजन था। ईशान ने उस वक्त तो प्रतिक्रिया दी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ये चाल इतनी तेज होगी। जब वो एक तरफ झुका तो एक गोली उसकी दाहिनी पसली में लगी और एक छोटा सा निशान बन गया। जैसे ही मरनी ने देखा कि उसका हमला सफल हो गया है, उसका आत्मविश्वास तुरंत बढ़ गया और उसने तुरंत इस चाल का प्रयोग जारी रखा। हालांकि इस बार ईशान ने इधर-उधर खेलना बंद कर दिया और उसके हाथ में शैतान का ब्लेड यामातो एक पल में काला हो गया। मरनी की तलवार के वार का सामना करते हुए ईशान ने उस पर वार किया। स्लैश। दोनों गुजर गए। मरनी धीरे से कांप उठा और अविश्वास से अपने हाथ में तलवार को देखने लगा। अप्रत्याशित रूप से ईशान ने उसके ब्लेड को सिरे से लेकर हैंडल तक काट डाला। फिर उसकी छाती की ओर देखा, जहां एक बड़ा घाव था और खून लगातार बह रहा था। शर्म। मरनी धीरे से जमीन पर गिर पड़ा और बोला। दूसरे ब्लेड आमतौर पर बीच से टूटकर 2 टुकड़ों में बंट जाते हैं, लेकिन उसके साथ जो हुआ वैसा नहीं हुआ। उसका हथियार कांटे में बदल गया है, पर अभी तक टूटा नहीं है। इस वक्त उसकी छाती की चोट भी उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। उसे पता था कि आगे चलकर वह मरीन्स की हंसी का पात्र बनेगा। ईशान को उसकी कोई परवाह नहीं थी। मरनी को काटने के बाद उसने शैतान का ब्लेड यामातो अपनी म्यान में डाल लिया और सैनिकों पर चिल्लाया, तुम्हारा कमांडर हार गया है। अपने हथियार नीचे रखो और आत्मसमर्पण करो अभी। यह चीख सुनकर मरीन सैनिकों ने अविश्वास में अपना सिर घुमाया और देखा कि मरनी खून से लथपथ होकर गिर पड़ा था। महोदय! रियर एडमिरल मरनी! आह! रियर एडमिरल मरनी का बदला लो! कुछ समुद्री सैनिक चिल्लाए और पागलों की तरह ईशान की ओर दौड़े, लेकिन ईशान ने उन्हें लात मारकर गिरा दिया। तुम्हारा रियर एडमिरल अभी मरा नहीं है। ईशान चिल्लाया। अभी आत्मसमर्पण कर दो, मैं तुम्हें उसे ठीक करने दूंगा। यह कहते ही मरीन सैनिकों को समझ नहीं आया कि क्या करें। रियर एडमिरल मरनी को बचाने के लिए आत्मसमर्पण कर दें या इन समुद्री डाकुओं से लड़ते रहें। नौसैनिकों ने समुद्री डाकुओं के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। ऐसी बात वाकई अविश्वसनीय थी। अगर तुम फिर से जल्दी करो तो उसे खत्म करने के लिए मुझे दोष मत देना। ईशान ने समुद्री सैनिकों को ठंडी निगाहों से देखा। मरीन सैनिक कुछ देर के लिए चुप हो गए और अंत में एक आवाज हुई। एक मरीन सैनिक ने अपना हथियार गिरा दिया। इस आदमी के आगे बढ़ने पर बाकी लोग भी आसानी से उसके पीछे चल पड़े। जैसे ही चेन इफेक्ट आया, सबने अपने हथियार गिरा दिए। जिक! ईशान चिल्लाया, इन्हें बांध दो और बाकी सब जो कुछ भी ले जाया जा सकता है या हमारे जहाज के काम आ सकता है
उसे हटा दो। हाँ कैप्टन। जिक लंबे हाथों वाले कबीले का नेता था। ये शब्द सुनते ही उसने सिर हिलाया और तुरंत कार्रवाई की। इन नौसैनिकों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करने के बाद ईशान का इस गश्ती जहाज से कोई लेना देना नहीं रहा। उसने अपने आदमियों से कहा कि बचे हुए सैनिकों को बांध दें और फिर इस युद्धपोत पर छोटी नावें उतारकर सभी नौसैनिकों को उनमें भर दें। साथ ही वह दूसरों को युद्धपोत पर मौजूद सभी उपयोगी चीजों की तलाश में ले गया। इस गश्ती जहाज को खाली करने में 2 घंटे से ज्यादा का समय लगा। फिर ईशान और उसके आदमी अपने जहाज पर वापस चले गए। उसके बाद उसने फिर से एक गोली मांगी। उसकी बाह में बिजली के करंट दौड़ गए। जैसे ही सभी ने ईशान की हरकत देखी, वे तुरंत समझ गए कि वह क्या करने वाला है, इसलिए सब जल्दी से दूर छिप गए। सैनिकों की अचंभित आंखों के सामने ईशान ने अपने नए कौशल रेलगन से उनके युद्धपोत पर गोली चला दी। धमाका! युद्धपोत के मजबूत ढांचे पर गोली लगी और तुरंत एक बड़ा छेद हो गया और फिर वह दूसरी ओर से निकल गया। हालांकि युद्धपोत बहुत मजबूत था और उस समय टूटा नहीं, फिर भी पानी की एक सतत धारा जहाज में घुसती रही। जल्द ही युद्धपोत डूब गया। बचे हुए सैनिक घायल और बेहोश रियर एडमिरल मरनी के साथ 1 दर्जन से अधिक नावों के ऊपर ठूंस कर भरे हुए थे और अपने युद्धपोत को डूबते हुए देख रहे थे। यह उनके आत्मविश्वास के लिए एक बड़ा झटका था। ठीक है, चलो। युद्धपोत को समुद्र की सतह से गायब होते देख ईशान ने कहा। मरीन के साथ पहली लड़ाई ड्रैगन हंटर्स की शानदार जीत के साथ समाप्त हुई। जहाज पर मौजूद सभी लोग इस बात से बहुत उत्साहित थे। जैसे ही वे युद्ध क्षेत्र से बाहर निकले, वे जोर जोर से चिल्लाने लगे और कुछ देर तक जश्न मनाते रहे। महेश और मार्गरेट, जो लड़ाई में शामिल नहीं थे, मुस्कुराते हुए सभी के लिए भोजन और शराब लाए और उन्हें दावत दी, जिससे हर जगह शराब के गिलास टूटने की आवाज गूंज उठी। हाँ, वो मरीन सैनिक तो असली लड़ाई नहीं दिखाते। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने 4 लोगों को मार डाला है। हाँ, मैं तुमसे बेहतर हूँ, मैंने 5 को मार डाला है। हाँ, रायदीन के सामने तो यह कुछ भी नहीं है। उसने उनके सैनिकों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। उसने अपनी ढाल फेंकी और दर्जनों को चकनाचूर कर दिया। इस बार हमने ढेर सारा खाना, हथियार और तोपें इकट्ठा कर ली हैं। ये इतनी आपूर्ति है कि हम कुछ समय तक चल सकते हैं। बस मरीन लूटपाट करने वाले समुद्री डाकुओं से ज्यादा किफायती हैं। मैं आपको बता दूं कि यदि हमारे कैप्टन ने न किया होता, जो न केवल उनके रियर एडमिरल से निपटने में सफल रहे, बल्कि एक ही झटके में उनके जहाज को नष्ट कर दिया होता, जो कि मरीन मुख्यालय का एक भयानक युद्धपोत था। हाँ, जब मैं उस समय उन मरीन सैनिकों की अभिव्यक्ति के बारे में सोचता हूँ, तो वह हमेशा मेरे चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान ले आती है। हाँ, कप्तान के लिए टोस्ट। प्रोत्साहित करना। जहाज पर मौजूद सभी लोगों ने एक साथ अपने गिलास उठाए और ईशान ने भी। सभी एक साथ जीत का जश्न मना रहे थे। साके का एक घूंट पीकर सबने राहत की सांस ली। तभी लंबी टांगों वाली जनजाति के नेता एंसेस्टर ने उत्सुकता से ईशान से पूछा, कैप्टन, आपने मरीन्स को क्यों जाने दिया? और उनका युद्धपोत भी बहुत अच्छी हालत में लग रहा था। वह हमारे जहाज से भी ज्यादा मजबूत है। हमने उसे नष्ट करने के बजाय उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? हर कोई ईशान की ओर देख रहा था। वास्तव में कई लोगों के मन में यही सवाल था। मैंने युद्धपोत नहीं छोड़ा क्योंकि वह बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा था। ईशान फिर डेक पर वाइन का गिलास लेकर बैठ गया और मुस्कुराया, और कौन जाने नौसैनिक युद्धपोत पर कुछ छोड़ गए हों।
जैसे ट्रैकर या कोई आत्मविनाश उपकरण वगैरह। उनके जहाज पर तो हम उतनी राहत से नहीं चल सकते जितना अपने जहाज पर। ईशान के यह कहते ही सब लोग तुरंत सोचने लगे। हाँ, जैसा कि सभी समुद्री डाकू जानते हैं, मरीन के जहाज बहुत मजबूत होते थे, लेकिन समुद्री लुटेरों को युद्धपोत छीनकर उनका इस्तेमाल करते देखना दुर्लभ था। ऐसा इसलिए नहीं कि वे अक्षम थे। गलत, नई दुनिया में ज्यादातर समुद्री डाकू बेहद क्रूर थे। वे युद्धपोत कैसे नहीं लूट सकते थे? जैसा कि ईशान ने कहा, यह सच है कि वे केवल अपने जहाज का उपयोग करते समय ही निश्चिंत हो सकते हैं। साके का गिलास नीचे रखते हुए ईशान ने आगे कहा, जहां तक मरीन सैनिकों की रिहाई की बात है, तो वह किसी और वजह से थी। मैं उस तरह का बेरहम हत्यारा नहीं हूं। इतने सारे सैनिक घायल हुए थे और उन्हें जिंदा छोड़कर हम मरीन्स को सिरदर्द दे देंगे। समुद्र में यही होता है, बिना जहाजों के चाहे उनमें कितने भी लोग हों, सब बेकार हो जाते हैं। हमें बस उनसे लड़ना है और उन्हें चोट पहुंचानी है, लेकिन हमें इसे इस हद तक नहीं बढ़ाना है कि हम किसी को भी जिंदा न छोड़ दें। ईशान ने एक घूंट लिया और मुस्कुराया। सच कहूं तो मैं नहीं चाहता कि फिलहाल कोई एडमिरल हमारा शिकार करे। वे सब जोर से हंस पड़े। दरअसल इन दिनों जहाज पर उन्होंने ईशान को यह कहते सुना था कि वह अभी तक किसी एडमिरल का विरोधी नहीं बना है। वह सिर्फ आओकिजी के खिलाफ लड़ाई को रोकने में सक्षम है। यदि इन सैनिकों को मार दिया गया तो उस स्थिति में समुद्री मुख्यालय बहुत नाराज और क्रोधित हो जाएगा और फिर वे संभवतः एक और एडमिरल को भेज देंगे और यह भयानक होगा। इसके अलावा जरूरी नहीं कि बाहर जाने वाला एडमिरल आओकिजी ही हो, बल्कि किजारू या अकैनू भी हो सकता है। ईशान के पास इन दोनों राक्षसों से निपटने का कोई अच्छा तरीका नहीं है। खैर नहीं, सुपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैनन कौशल किजारू के खिलाफ शायद थोड़ा काम आ सकता है। ईशान ने इसके बारे में कुछ इस तरह सोचा। रेलगन से निकली गोली की मारक क्षमता कम थी, लेकिन उसकी गति ध्वनि की गति से 3 गुना ज्यादा थी। इतनी तेज जब हमला नजदीक से किया गया तो इंसानी प्रतिक्रिया की गति से भी ज्यादा तेज थी। किजारू का ग्लिंट फल, हालांकि यह ज्ञात था कि यह प्रकाश की गति जितनी क्षमताएं देता है, लेकिन उसके लिए उस तक पहुंचना असंभव है ना? तथाकथित हमले की गति प्रकाश की गति तक पहुंचने पर भी ईशान बहुत संशय में था। अगर वह प्रकाश की गति तक पहुंच सकता है, तो हर बार जब वह अपने प्रतिद्वंद्वी पर हमला करता है तो उसकी क्षमताओं की शक्ति एक परमाणु बम के बराबर होनी चाहिए। यह कैसे संभव हो सकता है? फिर जिस क्षण उसने शैतानी फल खाया, वह बस अपना हाथ हिलाकर परमाणु बम गिरा सकता है। यह तो कोई बग ही होगा। ऐसा इंसान इस दुनिया में कैसे हो सकता है? यह ईश्वर की शक्ति है। तो ईशान ने अनुमान लगाया कि किजारस की गति एक सामान्य व्यक्ति की प्रतिक्रिया की गति से कहीं अधिक होगी और उसके पास बहुत सारी परम क्षमताएं होंगी। कुछ देर सोचने के बाद ईशान रुक गया। उसने अंदाजा लगाया कि अब ये सब बेकार है। उससे लड़ने के बाद ही वो अपने अंदाजे पर यकीन कर पाएगा। इसलिए वे शराब पीते रहे और जश्न मनाते रहे और अपने गंतव्य की ओर चल पड़े। प्रस्थान के लगभग 2 घंटे बाद मुख्यालय का बचाव जहाज अंततः युद्ध क्षेत्र में पहुंचा। ईशान ने मरीन सैनिकों को मदद के लिए पुकारने के लिए एक डेन मुशी छोड़ा। इस समय मरीन हेडक्वार्टर के वाइस एडमिरल मोमोनगा उन्हें बचाने आए। मरनी को समुद्र में गश्त करने का आदेश मिला था। इसलिए जब मोमोनगा को यह सूचना मिली कि गश्ती जहाज पूरी तरह से नष्ट हो गया है, तो वह स्तब्ध रह गए। जहाज डूबने की बात सुनकर उसने सोचा कि बहुत से सैनिक मारे गए हैं और बहुत से बुरी तरह घायल हो गए हैं।
परिणामस्वरूप जब वे नौसैनिक युद्ध क्षेत्र में पहुंचे तो उन्हें यह देखकर राहत मिली कि अधिकांश सैनिक बच गए थे। हालांकि यह मरीन के लिए एक बड़ा झटका था। रियर एडमिरल मरनी गंभीर रूप से घायल हो गए और एक युद्धपोत नष्ट हो गया। मरीन मुख्यालय के एक मानक युद्धपोत का खो जाना कोई मामूली बात नहीं थी। इस बार मरीन के प्रशासक ने मारिजोआ की आगजनी के मास्टरमाइंड की तलाश में सिर्फ 4 युद्धपोत भेजे थे। अब अप्रत्याशित रूप से उनमें से एक को खो दिया गया, जो मोमोंगा के लिए बहुत दुखद रहा होगा। कुछ लोग सोच सकते हैं कि यह सिर्फ एक युद्धपोत था। दरअसल ऐसा सोचना गलत है। मिसाल के तौर पर मरीन द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला सैन्य हमला, जिसे द बस्टर कॉल भी कहा जाता है, आसानी से एक पूरे द्वीप का अस्तित्व मिटा सकता है। हालांकि अगर यह इतनी विनाशकारी शक्तियों का इतना असाधारण आदेश भी था, तो भी इसे भेजने के लिए सिर्फ 10 युद्धपोतों की जरूरत थी। बस। यह मानक युद्धपोत एक ऐसा जहाज है जिसमें 800 सैनिक बैठ सकते हैं, तथा इसका प्राकृतिक आकार बहुत बड़ा है, तथा इसे बनाना मरीन के लिए भी आसान नहीं है। पृथ्वी पर हमारे जहाज को किसने नष्ट किया? मरीन को जहाज पर ले जाने के बाद मोमोंगा पूछताछ के लिए गवाहों के पास आया। मरनी अभी भी कोमा में था, इसलिए वह पूछताछ के लिए केवल कुछ सैनिकों को ही ढूंढ सका। यह एक समुद्री डाकू समूह है जिसका झंडा हमने पहले कभी नहीं देखा। हो सकता है कि यह नया स्थापित हुआ हो। कुछ सैनिकों ने उत्तर दिया, ये समुद्री डाकू बहुत शक्तिशाली थे। वे हमारे युद्धपोतों की तोपों के नीचे हम पर टूट पड़े और फिर एक विशालकाय ने हमारे मस्कटियर दस्ते को अस्तव्यस्त करने के लिए अपने कप्तान को नीचे फेंक दिया। फिर बाकी लोग भी उसके साथ युद्ध में शामिल हो गए। रियर एडमिरल मरनी अपने कप्तान से हार गए। एक विशालकाय। मोमोंगा बहुत हैरान था, एक विशालकाय व्यक्ति ऐसे समूह में कैसे शामिल हो सकता है और वे अज्ञात कैसे रह सकते हैं? सिर्फ वही नहीं, इस समुद्री डाकू समूह में कई लंबे पैरों और लंबे हाथों वाले लोग भी हैं, यहाँ तक कि एक मिंक भी। एक सैनिक ने जवाब दिया। मोमोंगा ने यह बात सुनी और अचानक उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। एक ही जहाज पर विभिन्न जातियों के इतने सारे सदस्य थे। क्या यह संभव है कि यह समुद्री डाकू समूह ही वे भागे हुए गुलाम थे जिनकी वे तलाश कर रहे थे? तो उसने जल्दी से पूछा, क्या उनसे लड़ते समय तुमने उनकी पीठ पर कोई विशेष निशान देखा था? विश्व सरकार के गुप्तचर होने के कारण उन्होंने केवल इतना कहा कि ईशान ने पवित्र भूमि में आग लगा दी है, लेकिन दासों के भागने का जिक्र नहीं किया। ये सैनिक उस समय मरीन फोर्ड स्थित मरीन मुख्यालय में थे, इसलिए यह थोड़ा अस्पष्ट हो सकता है। मोमोंगा इन सैनिकों को यह नहीं बता सका कि वे दासों के एक समूह का पीछा कर रहे हैं, इसलिए वह केवल अस्पष्ट रूप से ही पूछ सका। मरीन्स ने इस बारे में ध्यान से सोचा, फिर अपना सिर हिलाया। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वे निशान देख सकें, क्योंकि ईशान ने इन लोगों पर गुलाम के निशान मिटाने के लिए ओरिहंस कार्ड की उपचार शक्ति का उपयोग किया था। मोमोंगा फिर भी अनिच्छुक था और उसने फिर पूछा, क्या जहाज पर मछुआरे हैं? या क्या तुमने उनमें कोई नकाबपोश देखा है? यह संयोग ही है कि इन समुद्री लुटेरों के बीच एक विशालकाय और एक मिंक था, लेकिन उस समय मारिजोआ से बचाए गए बहुत सारे मछुआरे भी थे। इसलिए मोमोंगा बस इसकी पुष्टि करना चाहता था। हालांकि दुर्भाग्य से उसने कभी नहीं सोचा था कि जयदेव प्रकट होकर इयान के जहाज पर सवार सभी मछुआरे ले जाएंगे। इसके अलावा ईशान ने उस समय कोई मुखौटा नहीं पहना था, इसलिए सैनिकों ने उसकी बात की पुष्टि नहीं की। यह तय करना नामुमकिन था कि क्या समुद्री लुटेरों का यह समूह ड्रैगन हंटर्स वाकई वही निशाना था जिसकी उन्हें तलाश थी। हालांकि मोमोंगा को अब भी लगता है कि शायद यही लोग थे।
इसके अलावा चाहे वे उनका उद्देश्य थे या नहीं, मोमोनगा को समुद्री डाकुओं के इस समूह का शिकार करना होगा क्योंकि उन्होंने एक समुद्री युद्धपोत को डुबो दिया था। वे किस दिशा में चले गए? मोमोंगा ने पूछा। मरीन ने उसे दिशा बताई। फिर मोमोंगा ने लॉग पोज और मानचित्र को देखते हुए जल्दी से उस द्वीप की पहचान कर ली जहां ये समुद्री डाकू जा सकते थे। लेकिन इसकी पुष्टि करने के बाद मोमोंगा आश्चर्य से चीख पड़ा। क्या वे सचमुच मेनस्प्रिंग द्वीप जा रहे हैं? लेकिन क्या यह योंको व्हाइटबर्ड द्वारा चिह्नित क्षेत्र नहीं है? यह असंभव है। इन समुद्री लुटेरों और व्हाइटबर्ड के बीच क्या संबंध है? मोमोंगा ने इसके बारे में सोचा। जल्द ही उसने आदेश दिया, वाइस एडमिरल डॉबरमैन से तुरंत संपर्क करें और उसे मेनस्प्रिंग द्वीप पर हमारे साथ आने के लिए कहें। कप्तान, मैं द्वीप देख सकता हूं। एक और दिन की नौकायन के बाद पहरेदार ने अंततः ऐसी आवाज लगाई। यह पुकार सुनकर न केवल ईशान बल्कि पूरे जहाज पर मौजूद सभी लोग खुशी से झूम उठे। समय का हिसाब लगाते हुए वे लगभग एक हफ्ते तक समुद्र में बहते रहे। लंबे समय तक समुद्री जीवन बहुत उबाऊ होता है। हर दिन अंतहीन समुद्र को देखते रहने से लोगों का उत्साह कम हो जाता था। लेकिन सौभाग्यवश ईशान और उसके दल को अंततः द्वीप दिख गया। सब लोग खुशी खुशी डेक पर आ गए और दूर दिखाई दे रहे द्वीप को बड़ी दिलचस्पी से देखने लगे। ईशान ने मार्गरेट से पूछा, उस द्वीप का नाम क्या है? हालांकि मार्गरेट ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं वास्तव में नहीं जानती। यह जानना लगभग नामुमकिन था। हालांकि मार्गरेट को नेविगेशन और नई दुनिया में लॉग पोज का इस्तेमाल करना थोड़ा बहुत आता है, लेकिन वह नाविक तो थी नहीं। वह सभी द्वीपों के नाम कैसे जान सकती है? बेशक इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जमीन पर उतरने के बाद उन्हें इसका पता चल जाएगा। उनकी नाव पूरी गति से चल रही थी और द्वीप की ओर बढ़ रही थी, लेकिन जैसे ही वे द्वीप के पास पहुंचे, ईशान को अचानक कराहने की आवाज सुनाई दी। यह बिल्कुल उसके छोटे से डैन डैन मुशी जैसी बजने वाली आवाज थी। ईशान को लगा कि कोई उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसने अपना छोटा सा डैन डैन मुशी निकाला और देखा, लेकिन वह वो नहीं था, क्योंकि यह एक इनकमिंग कॉल की तरह नहीं लग रहा था और यहां तक कि डैन डैन मुशी की आंखें भी बंद थीं। ईशान ने डैन डैन मुशी का इस्तेमाल ज्यादा किया है। ईशान बता सकता है कि बारीकियों में थोड़ा फर्क था। जब कोई आवाज आती तो उसका डैन डैन मुशी उसकी आंखें खोल देता और उसकी आवाज पुर्र पुर्र होती, लेकिन इसमें एक अलग ही प्लू प्लू थी। यह क्या है? ईशान ने सिर खुजाते हुए अजीब से पूछा। इस समय लंबे हाथ वाले नेता जिक ने अचानक अपनी अभिव्यक्ति बदल दी और कहा, क्या यह एक प्रादेशिक समुद्री स्लग है? क्या है वो? आसपास की भीड़ को पता नहीं था। यह तो बुरा है, कैप्टन। जिक ने गौर से देखा और ईशान से कहा, यह द्वीप शायद 4 सम्राटों में से किसी एक का क्षेत्र हो। मैंने पहले सुना था कि नई दुनिया में एक दुर्लभ जीव रहता है जिसे टेरिटोरियल सी स्लग कहते हैं। ये जीव समुद्र तल पर रहते हैं और चेतावनी तरंगे छोड़ते हैं जिन्हें कोई भी डैन डैन मुशी पकड़ सकता है, जिसका इस्तेमाल सिर्फ योंको समुद्री डाकू करते हैं और ये सिर्फ उनके प्रभाव क्षेत्र के द्वीपों के पास ही पाए जाते हैं और एक क्षेत्र के संकेत के रूप में काम करते हैं। ईशान अचानक समझ गया और बोला, आपका मतलब है कि यह द्वीप योनकोस प्रदेशों में से एक हो सकता है? जिक ने सिर हिलाया, हाँ, और उन द्वीपों के विपरीत जो आमतौर पर उनके द्वारा संरक्षित होते हैं और 4 सम्राटों के झंडे का उपयोग करते हैं, क्योंकि इसे प्रभाव क्षेत्र कहा जाता है। इसका मतलब है कि इस द्वीप पर 4 सम्राटों के समुद्री डाकू के सदस्य तैनात हैं।
ईशान ने अपनी ठोड़ी को छुआ और कहा, अगर ऐसा है भी तो वे लोगों को द्वीप पर उतरने से नहीं रोक सकते, है ना? नहीं, हमें इसकी इजाजत है। जिक ने कहा, लेकिन द्वीप पर पहुंचने के बाद हमें उनके नियमों का पालन करना होगा, खासकर हम जैसे समुद्री लुटेरों पर हमारी निगरानी की जाएगी। अगर हम द्वीप पर कुछ गलत करते हैं तो इसका मतलब है कि हमने द्वीप की रक्षा करने वाले योंकों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है। चूंकि हमें द्वीप पर जाने की इजाजत है तो ठीक रहेगा। ईशान ने मुस्कुराते हुए कहा, हम उनके नियमों के अनुसार ही काम करेंगे। पीछे मुड़कर ईशान ने अपने सामने द्वीप को देखा और फुसफुसाया, यह सिर्फ हो है, मुझे नहीं पता कि यह द्वीप योनकोस का कौन सा क्षेत्र है। 4 सम्राट योंको नई दुनिया के 4 सबसे शक्तिशाली समुद्री लुटेरों के लिए एक सामान्य शब्द था। उनमें से किसी में भी पूरी दुनिया को हिला देने की ताकत थी। उन सभी के पास बड़ी संख्या में शक्तिशाली योद्धा और शक्तिशाली सेनाएं थीं।